प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है खास बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, क्योंकि उनकी जो एग्ज़ाम है ये 17 तारीख से ही शुरू हो रहे हैं। अगले 2 दिन में एग्ज़ाम है। तो आप सभी को पहले तो लर्न एंड शेयर के पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत मेहनत करो बेटा, जान लगा दो और बस अच्छे से अच्छे अंक लाओ। आप हमारी तरफ से हम क्षमा मांगते हैं कि थोड़ा सा जो काम है अभी भी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हम कर नहीं पाए, थोड़ा सा रह गया है। लेकिन फिर भी हमारे मन में बात ये थी कि क्योंकि कोरोना हुआ है, कोविड हुआ है, तो जैसे बाकी बोर्ड और लेट हो गए हैं एग्ज़ाम, तो हमें लगा था बिहार बोर्ड के भी थोड़े से देरी से होंगे। लेकिन पता नहीं क्यों उनको इतना जल्दी करने थे एग्जाम्स। चलिए खैर, आज की वीडियो में अपन और कोई बात नहीं करेंगे, इधर उधर की कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपका एक एक क्षण, एक एक पल जो है वो कीमती है। एग्जाम के बाद आराम से ऐसे बैठ के लेट करके मेरे सारे वीडियोस देखना, जिनमें अपन धीरे धीरे बातें करेंगे, लेकिन आज नहीं। आज के इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो 2 पॉइंट्स पर है। पहला उद्देश्य तो ये है कि आपको ये बताना है कि कम समय में कैसे पढ़ाई करें और ज़्यादा अंक कैसे लेकर के आएँ। ये क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अक्सर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, किताब उठाते हैं और पूरी पढ़ना चालू कर देते हैं, लेकिन अंक फिर भी कम ही आते हैं। तो इसका क्या कारण है? कहने का मतलब ये है कि केवल हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें थोड़ा सा स्मार्ट होकर के भी काम करना है। क्यों? अगर हार्ड वर्क करने वाला ही सबसे ज़्यादा सफल व्यक्ति हो इस दुनिया में, तो फिर हार्ड वर्क करने वाले तो सबसे ज़्यादा दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, या फिर जो कचरा बीनते हैं, या ऐसे जो धूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं पूरा पूरा दिन। तो ऐसे लोग तो फिर दुनिया के सबसे सफल लोग नहीं हैं, और ना ही दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। तो फिर क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है? थोड़े से स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। तो हमें स्मार्टली कैसे पढ़ाई करनी है अंत में, एग्ज़ाम जब करीब हो तो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे वीडियो में ये होगा कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें। यहाँ पर तो मैं आपको बताऊँगा खास करके विज्ञान विषय से रिलेटेड कि क्या क्या चीज़ें आपको अपनानी है, जो कि बाकी विषयों में भी आपके काम आएंगी बखूबी। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स बताऊंगा कि एक अच्छा उत्तर हर विषय में आप किस तरह से लिख सकते हैं, जिससे जो कॉपी जांचने वाला शिक्षक है वो आपको अच्छे से अच्छे अंक दे। ठीक है, तो आ जाओ जल्दी से बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक फाइल बनाई है, PDF फाइल, जो कि आपको एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी वो फाइल? जल्दी से आप जाकर के देख सकते हैं। विज्ञान के पेपर के लिए खास बिहार बोर्ड के बच्चे एप्लीकेशन में जाकर के कंटेंट में जाएंगे, वहाँ पे विज्ञान का जो अलग से कोर्स बना हुआ है उसमें भी, और जो सामाजिक ज्ञान का अलग से कोर्स बना हुआ है उसमें भी अगर आप जाकर के देखेंगे तो आपको वहाँ पर बिहार बोर्ड के लिए PDF फाइल अंदर कॉन्टेंट में मिल जाएगी। उस फाइल में जो है आप जाकर के देखेंगे तो मैंने खुद ने पिछले 2 सालों में जो भी बड़े बड़े प्रश्न आ रखे हैं, लघु उत्तरीय जो प्रश्न है ना, सॉरी दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है बड़े वाले, उनको मैंने छांटा है, जो कि लगभग आपके पेपर में कितने नंबर के आते हैं? 16 नंबर के आते हैं। अब मैं उनकी बात क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, यहाँ समझो, सबसे पहले हर पाठ में क्या होता है, पूरा पाठ बहुत ज़रूरी नहीं होता, एग्जाम की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से होता है, ठीक है, लेकिन आखिरी वक्त जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना होता है। बहुत ज़्यादा ज्ञान होना उस वक्त काम नहीं आएगा। उस वक्त जो परीक्षा में पूछा जाने वाला हो, अगर उसके बारे में पता हो तो अच्छे अंक लाया जा सकता है। तो ध्यान से देखो, पहले तो आप ये समझो कि हमारे कितने कितने प्रश्न हैं उस पेपर में। तो प्रश्नों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है हमारे पास में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोले तो अब सद वाले, ABCD वाले। तो ये प्रश्न, कुल कितने प्रश्न होते हैं? हमसे 48 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से हमें 40 का उत्तर देना होता है। और कितने अंक आते हैं इसके लिए? हमारे 40 अंक हमें मिलते हैं। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है हमारी कौन सी? आपको सबको पता है, लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जिनमें छोटे उत्तर हमें लिखने होते हैं। 3, 4, 5 लाइन का उत्तर हमें लिखना होता है, लघु उत्तर वाले। तो ये वाले कितने प्रश्न होते हैं हमारे पेपर में? आप देखोगे 22 प्रश्न होते हैं, कुल प्रश्न हैं ये, ठीक है, कुल प्रश्न। और ये हैं करने कितने हैं? तो यहां पर आप देखोगे कि लघु उत्तरीय 22 में से आपको केवल करने होते हैं 12, और उसके लिए हमें 24 अंक मिलते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर तीसरी कैटेगरी जो है हमारे पास में वो है दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न, बड़े उत्तर वाले प्रश्न, जिनमें एक एक पेज का भी हमें आंसर लिखना पढ़ सकता है। ये वाले प्रश्न कुल कितने पूछे जाते हैं हमसे बिहार बोर्ड के पेपर में? 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 में से हमें करने कितने होते हैं? केवल 3 करने होते हैं। और कितने अंक उसके लिए हमें मिलते हैं? लगभग 16 अंक हमें उसके लिए मिलते हैं। और इनको आप जोड़ेंगे तो लगभग आपके पास 80 अंक हो रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है मैंने थोड़ा एक आध शब्द, एक आध नंबर इधर उधर किया हो, अभी उस पर ध्यान नहीं देना। अभी किस बात पर ध्यान देना है?
हम इसमें से किन प्रश्नों की तैयारी करें। तो स्मार्ट तरीका तो ये है कि हम इन प्रश्नों की दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है ना, इनकी तैयारी में अच्छे से लगे। आखिरी समय पर अगर हमें रिवीजन भी करना है, दोहरान भी करना है, तो हम इन प्रश्नों का करें। उसका कारण क्या है वो समझो। ये क्वेश्चन रिपीटेटिव हैं, फिक्स हैं, मतलब हर बार 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 कौन से पूछे जा रहे हैं, ये प्रश्न फिक्स हैं। प्रत्येक चैप्टर में बड़ा प्रश्न कहां से बनेगा, और इन बड़े प्रश्नों में क्या होगा, अपने आप से लघु उत्तर वाले प्रश्न, छोटे प्रश्न भी आ जाएंगे बहुत सारे, और साथ ही साथ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं एक एक शब्द वाले, वो भी बहुत सारे आ जाएंगे। अब अगर आप उल्टा तैयारी करने बैठे, अगर आप इनको पढ़ने बैठे, तो इनमें तो ये वाले प्रश्न नहीं आएंगे लघु उत्तरीय, ना ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। और अगर आप केवल लघु उत्तरीय पढ़ने बैठे तो हो सकता है थोड़े बहुत वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो इसमें आ जाएंगे, लेकिन ये बड़े वाले क्वेश्चन तो कवर नहीं होंगे ना। 16 नंबर तो आपके कवर नहीं होंगे ना। लेकिन इन 16 नंबर के चक्कर में आप बहुत अच्छे अंक यहां भी ले लोगे और यहां पर भी ले लोगे, और यहां तो ले ही लोगे। क्लियर हुई ये बात आपको। तो अब मैं आपको क्या करने वाला हूं, आगे बताने वाला हूं कि कौन से चैप्टर में से कौन सा टॉपिक है जिसमें से बड़ा दीर्घ उत्तर वाला प्रश्न आपसे पूछा जाने की संभावना है। तो अगर आप उनको भी केवल तैयार करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और यही चीज आपको किस किस में करनी है, गणित में करनी है, सामाजिक में करनी है, अंग्रेजी में करनी है, हर जगह करनी है। बड़ा प्रश्न को टारगेट करना है अंत में, जब आप एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता पढ़ रहे हो तो। और साथ ही साथ जैसे वस्तुनिष्ठ है तो इसके लिए OMR शीट मिलेगी आपको। तो OMR शीट को तो कैसे भरना होगा वो वहां पर लिखा हुआ भी होता है OMR शीट में, कि भाई काला गोला करना है, पेन से करना है, पेंसिल से नहीं करना है, टिक का निशान नहीं लगाना, क्रॉस नहीं लगाना, एक से ज्यादा गोलों को नहीं भरना। तो ये तो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये तो आपको पता होगा, नहीं तो वहां पर भी पता चल जाएगा। तो पहली बात तो हुई ये। अब यहां ध्यान दे सब जने, मैं कुछ एक क्वेश्चंस के बारे में आपको बता रहा हूं जो पूछे गए हैं। जैसे 2020 का हमारे पास में हम शुरू कर रहे हैं रसायन विज्ञान से, बड़े प्रश्नों से। ठीक है, तो 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसको बनाने की विधि और गुण लिखें। अब ये क्वेश्चन अगर आप नोटिस करोगे तो ये क्वेश्चन कहाँ आ रहा है, ये जो दूसरा पार्ट है हमारा, है ना, अम्ल क्षार और लवण वाला, उसमें आखिरी में है क्वेश्चन ये वाला, जहां पर हमने 2-3 ऐसी चीजों के बारे में पढ़ा था, उनके उपयोग पढ़े थे, उनको बनाने की विधि देखी थी, और 1-2 लवण और भी पढ़े थे। एक और क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आ रहा है मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दे और मिश्र धातु के 3 उपयोगों का वर्णन करें। ये कौन से पाठ का प्रश्न है, ये तीसरे पाठ का प्रश्न है, मिश्र धातु का। धातु अधातु वाला चैप्टर, उसमें तीसरा पाठ, मतलब तीसरा पाठ है धातु अधातु, और उसमें आखिरी में थी मिश्र धातु, तो आखिरी में आ गया, ये बिल्कुल सही बात है। फिर क्या पूछ रहा है हमसे, जैसे एक और प्रश्न है, साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है। साबुनीकरण, तो साबुनीकरण कौन सा पार्ट है, जल्दी बोलो। चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट कौन सा है, कार्बन और उसके यौगिक, और उसमें भी ये पार्ट कहां पर है, आखिरी में। ये जो हिस्सा है साबुनीकरण अभिक्रिया वाला किस जगह है, आखिरी वाली जगह पर है। अभिक्रियाएं जहां पर हम पढ़ रहे हैं, किसकी, हम लोग वहां पर पढ़ रहे हैं एल्कोहल की अभिक्रियाएं, या एस्टर कैसे बनता है, कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है, ओइक अम्ल जो है हमारे पास में, उसकी अभिक्रिया, तो उसी से बनता है एस्टर, और फिर वहीं पर साबुनीकरण अभिक्रिया आती है। एक और क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के बारे में लिखना है। संकलन अभिक्रिया बोली है हमें, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोली है, एस्टरीकरण अभिक्रिया बोली है। ये 2019 का प्रश्न है, 2019 की पहली पारी में आया हुआ है, ए सेट में पेपर ये वाला। और फिर इसके बाद एक और प्रश्न मैं बोल रहा हूं, अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त चरणों को लिखिए। ये भी कौन सा पाठ है, धातु अधातु वाला पाठ है। और वहां पर कौन सा, वहां पे हमें धातुओं को अलग करने के जो हमने प्रकरण पढ़े थे ना, कि किस तरह से हम धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं, और ये भी कहां पर है उस पाठ में, अंत में। तो मैं ये बात एक यहां पर मेंशन करना चाह रहा हूं कि जो चीजें हमारे उन पाठों में कहां पर है, अंत में है, जो पीछे है पाठ के, उनमें से बड़े प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं, और इनमें से छोटे प्रश्न तो ऑब्वियस सी बात है आएंगे ही आएंगे, लेकिन पीछे वाले पाठ। तो अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, यहां पे एक एक चैप्टर में लेकर के बता रहा हूं कि किसमें आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। जैसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो उसमें आप लोगों को जो है 5 तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद में अंत में केवल आपको वहां पढ़ना है संक्षारण और विकृत गंधिता, संक्षारण और विकृत गंधिता। दूसरे पाठ में आपको पढ़ना है, यहां लिख रहा हूं मैं दूसरे पाठ में, दूसरा पाठ है हमारा अम्ल क्षार और लवण।
तो इसमें अंत में जो हमें 3 खास लवण दिए हैं उनके बारे में, उनको किस तरह से तैयार किया जाता है और उनके उपयोग क्या क्या हैं वो आपको पढ़ने हैं लवणों के बारे में। वो कौन से हैं मैं नाम नहीं लूँगा अभी, वो आपको अपने आप से जा करके पढ़ने हैं। फिर क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे पाठ शुरू होते ही हम अम्ल और क्षार में अंतर पढ़ते हैं, ऐसे प्रश्न बड़े प्रश्न नहीं पूछे जाते, समझ रहे हो, वो सरल बातें हैं। आपको वो जो क्रक्स है, जो उसका अंश है वो पूछा जाता है पाठ का, कि मतलब क्या है इस पाठ का। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में, जल्दी से आप देखो, तीसरा पाठ है हमारे पास में धातु और अधातु। तो उसमें आपको देखना है धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं को हम किस तरह से प्राप्त करते हैं शुद्ध स्थिति में, ठीक है। फिर चौथा पार्ट है हमारे पास में कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड C&C। तो इस पार्ट में जो हमें पढ़ना है वो है क्या, हमें अल्कोहल के बारे में पढ़ना है, इसकी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, या कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में और उसकी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पार्ट के अंत में अगर आप नोटिस करेंगे तो जो हाइड्रोकार्बन हैं उनकी भी, HCs लिख रहा हूं मैं हाइड्रोकार्बन को, उनकी अभिक्रियाएं जो हैं उनके बारे में पढ़ना है आपको। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर है। और इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक बात ध्यान देनी है, ये प्रश्न आपके पूछा गया है 2019 में, ध्यान दीजिए, इधर पूछा जा सकता है वापस से ये प्रश्न। और ये प्रश्न क्या है आपका, कि अगर आपको इथेन लिख दिया, मिथेन लिख दिया, पेंटेन लिख दिया, प्रोपेन लिख दिया, ब्यूटेन लिख दिया, तो इनका स्ट्रक्चर बनाइए, जो संरचना है वो बना करके दिखाइए, और इनका जो है सूत्र बताइए। या तो फिर यहां मान लीजिए उल्टा हो सकता है, सूत्र लिख देगा और आपको पूछेगा इसका नाम बताइए। तो ये आपको नामकरण पद्धति जो हमने पढ़ी थी कार्बनिक यौगिकों की, वो इस चैप्टर में से जरूर आनी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखो आप लोग, इसमें से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ना है इसको। फिर उसके बाद 5वें पार्ट पर अगर हम चलें यहाँ पर, तो 5वें पार्ट में हमसे पूछा जाता है, 5वां पार्ट से बहुत बड़ा प्रश्न आने की संभावना कम होती है। हालांकि आपके एक प्रश्न आया है और वो प्रश्न कुछ इस तरह का था, बहुत सरल प्रश्न था, ध्यान दीजिए। ऐसे बोला, एक तत्व है मान लीजिए X, और उसका यहाँ पर हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, भार लिखा हुआ है, मान लीजिए 35 लिखा हुआ है, और उसका नीचे हमारे पास में परमाणु संख्या लिखी हुई है 17। तो बोला अब इसके 4 प्रश्न आपसे पूछेगा कि इस तत्व का नाम बताइए, इस तत्व का परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या बताइए, इस तत्व में न्यूट्रॉन कितने हैं वो बताइए, इस तत्व में क्या कितना है क्या कितना नहीं है वो बताइए। तो इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एज इट इज यही वाला प्रश्न जो है शायद 2019 या 20 में आपके पूछा गया है। तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, आपको 3 चीजों के बारे में पढ़ करके जाना है। 3 जो हमने अलग अलग जो आवर्त सारणी को वर्गीकृत करने के लिए जो 3 वैज्ञानिकों ने अपना दिमाग लगा बुझा करके बताया था वो पढ़ना है। तो आपको 3, मैं ये कह रहा हूं, जो प्रयास थे सारणियों को वर्गीकृत करने के, तत्वों को वर्गीकृत करने के, वो पढ़ के जाने। डॉबेराइनर का, और उसके अलावा फिर मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी, मोजले का जो था प्रयास, और न्यूलैंड के जो अष्टक थे, वो आपको पढ़ करके जाने हैं। और उसमें भी मेंडलीफ की आवर्त सारणी सबसे जरूरी है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें इस चैप्टर में से बहुत बड़ा प्रश्न आने की संभावना थोड़ी कम होती है। 2 से 3 अंक आप इस पाठ में से मान करके चल सकते हैं। जबकि कार्बन और जो तीसरा चैप्टर है धातु धातु, इसमें से आप थोड़े ज्यादा अंकों की अपेक्षा कर सकते हो। अगला है हमारे पास में 6ठा अध्याय। 6ठा अध्याय बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट। मैं यहां पर इसको खींच रहा हूं, देखो ये आधे घंटे का जो वीडियो है ना, वो अगले आपके 2 दिन की जो तैयारी है उसमें जान डाल सकता है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर 6ठे अध्याय में आपको पढ़ना है जैव प्रक्रम में, ध्यान दीजिएगा, पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है श्वसन तंत्र, और श्वसन तंत्र के बाद आपको पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम, या जिसको हम लोग बोलते हैं परिसंचरण तंत्र, हृदय के बारे में। और फिर उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें उत्सर्जन तंत्र के बारे में। सर आप बोलेंगे बेटा सर कुछ छोड़ा ही नहीं आपने तो इसमें, बेटा ये पाठ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें से आप मान करके चलिए कि आपके 5 से 6 नंबर इस पाठ में से आ सकते हैं अगर आपका एक पाठ अच्छे से तैयार किया हुआ है। तो इसमें से आपके जो सबसे छोटे प्रश्न है वस्तुनिष्ठ वो भी पूछे जाएंगे, और इसी में से आपके जो है लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी खूब सारे जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो बहुत अच्छे से इस पाठ को आपको करना है। यहाँ पर जो क्लोरोफिल वाला टॉपिक है, छोटा सा जो है पादपों में जो श्वसन वगैरह है, वो भी थोड़ा सा आपको एक बार जरूर देख करके जाना चाहिए।
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन सभी चित्रों के, इनके जो भी चित्र हैं वो सब आपको आने चाहिए। 2 से 3 नंबर में सीधा चित्र पूछे जा सकते हैं आपसे, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देकर के चैप्टर को पढ़ के जाना है। 7वां चैप्टर मैं इस बार छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं भी उसको करवा नहीं पाया हूँ अभी तक, और बहुत सारे बोर्ड में ये पाठ नहीं आ रहा है। अगर आपके में आ रहा है, आप अगर कोई भी बच्चे पढ़े भी हैं, तो इनमें से मानव मस्तिष्क जो है उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है, और जो कुछ एक हार्मोन है हमारे शरीर में और पादपों के शरीर में, उनके बारे में जानना ज़रूरी होता है, जिनमें से एक प्रश्न पूछा जाता है। मानव मस्तिष्क से बड़ा प्रश्न बनने की संभावना भी होती है। 8वां जो पार्ट है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो ध्यान दीजिए। इसमें आपको पढ़ना है पुष्प में जनन, और ये भी कौन सा जो है उभयलिंगी पुष्प हमने पढ़ा था, पुष्पी पादप में जो है जनन, तो उसका चित्र आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक उसके बारे में पता होना चाहिए, और नर जननांग और मादा जननांग के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें, नर और मादा जननांग। मतलब इसमें क्या आ गया, 3, एक चित्र इसका आ गया, एक चित्र इसका आ गया, एक चित्र इसका आ गया, तो इनमें से तो बड़ा जो है प्रश्न आपका बन सकता है। छोटा प्रश्न यहाँ पर कहाँ से बनेगा, छोटा प्रश्न बनेगा प्लेसेंटा से बन सकता है, या जो जनन स्वास्थ्य है उससे एक छोटा प्रश्न बन सकता है। साथ ही साथ उसके अलावा जो हमने पहले जो छोटी छोटी चीजें पढ़ी है इसमें, जो हमने बहुकोशिक जीवों में छोटे छोटे जनन पढ़े हैं, एक कोशिक जीवों में सरल जो जनन की प्रक्रियाएं पढ़ी हैं, जैसे कि हमने वहाँ क्या पढ़ा है, यीस्ट में मुकुलन हो रहा है, या हाइड्रा में क्या हो रहा है, प्लेनेरिया में क्या हो रहा है, तो ये छोटे छोटे प्रश्न आपसे इसमें से पूछे जा सकते हैं। बाकी बड़ा प्रश्न यहाँ से बनेगा, तो इनमें से छोटे भी कवर हो जाएंगे और बड़ा तो कवर होगा ही होगा। तो ये तो रही हमारी बायोलॉजी की बात। अब बायोलॉजी के बाद जो है हमारे पास में है नवा चैप्टर भी बायोलॉजी का ही है। ये चैप्टर भी मैं देखो मेंडल का जो है चैप्टर, अब इसमें तो पहली बात है कि मेंडल के नियम हमसे पूछे जाते हैं, और मेंडल ने किस तरह से जो है मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किए थे, वहां से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि ये मैं करवा नहीं पाया हूं, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा रेफरेंस नहीं दे पाऊंगा कि आप ये पढ़ें या वो पढ़ें या वैसे पढ़ें। तो ये मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के आप लोगों से कि ये चैप्टर आप एक बार अपने आप से, जो पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, उनसे देख करके तैयार करें। हालांकि मैंने बिहार बोर्ड के पेपर्स में नोटिस किया है कि जो बड़ा प्रश्न है बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में, वो 8वें पार्ट में से या 6ठे पार्ट में से पूछा जाता है। तो ज़्यादा संभावना जो है बड़े प्रश्न की 8वें और 6ठे पार्ट में से, तो आप वहां से पढ़ें, यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न का संभावना बनती है। अब है हमारे पास में भौतिक विज्ञान में एक काम कर रहा हूँ, यहीं पर लिख रहा हूँ, फिर इसके बारे में वापस बता दूंगा आपको। तो भौतिक विज्ञान में ध्यान दें, 10वां पार्ट है हमारे पास में प्रकाश। तो प्रकाश में जो है मैं एक कहूंगा कि एक आंकिक प्रश्न आने की संभावना होती है। आंकिक प्रश्न बोले तो वो जो हमने दर्पण और जो लेंस के बारे में पढ़ा था, उनसे एक आंकिक प्रश्न की तैयारी कैसे करें। अगर आप एनसीईआरटी में दिए हुए सभी आंकिक प्रश्न, जो भी उदाहरण हैं और जो भी पीछे अभ्यास में दे रखे हैं, आप बिना देखे अगर कर पाते हैं, तो फिर आपको और कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो 2-2 बार 3-3 बार आप उनको कर चुके हो, तो आंकिक प्रश्न की तैयारी इस तरह से आप कर सकते हो। उसके अलावा 6-6 केसेस जो हमने पढ़े थे वो आपको याद होने चाहिए, कोई छोटा सा बनाने को आ सकता है 1-2 नंबर में। और उसके अलावा जो है अपवर्तनांक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पर, जो आपको आना चाहिए। अब उसके बाद हम चल रहे हैं 11वें पार्ट पर। 11वां पार्ट है हमारा कौन सा, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो इस पार्ट में आंख का जो चित्र है वो आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में काफी बार वो चित्र पूछा जा चुका है, आंख की संरचना पूछी गई है। और उसके अलावा समंजन क्षमता से एक छोटा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, और यहाँ पर भी आंकिक प्रश्न आने की संभावना थोड़ी कम है इस पार्ट में से, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस पार्ट के आंकिक प्रश्न ज्यादा मुश्किल हैं, लेकिन इस पार्ट में से इतने ज्यादा अंक का कुछ पूछा नहीं जाता है। लेकिन हाँ, इससे क्या पूछा जाता है, दृष्टि दोष। जो आंखों के हमने दोष देखे थे ना, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, या जिनको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदृष्टिता हम लोग कहते हैं, तो वो यहाँ से पूछे जाने की संभावना होती है। और उनका उपाय क्या है, उनको ठीक कैसे करेंगे, तो ये आप बहुत बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। एक प्रश्न आप पक्का मान करके चलिए इसमें से। फिर उसके बाद है हमारे पास में 11th और 12th चैप्टर हम लोग चल रहे हैं विद्युत वाला। और विद्युत वाले चैप्टर में मैं आपको कहूंगा कि जो भी सूत्र हैं सारे आपको याद होने चाहिए, ताकि आंकिक प्रश्न कोई भी आए तो आप उसको फटाफट से निपटा दो। सूत्र के अलावा जो है यहाँ पर आप इस चैप्टर में खास करके जो शक्ति का टॉपिक है वहां से प्रश्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, वहां से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इस चैप्टर में सबसे 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 जो जरूरी है, जो कि बिहार बोर्ड में या बाकी बोर्ड में भी बार बार पूछा जाता है, वो है एक तो ओम का नियम और उसका सत्यापन।
बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ओम के नियम का सत्यापन कैसे करें। नियम तो पता है हमें, देखो नियम कि आप क्या करोगे, कहोगे कि हमने मान लिया एक चित्र बना दोगे, उसमें एक बैटरी लगा दोगे, उसमें एक बल्ब लगा दोगे और उसमें अमीटर लगा दोगे, वोल्ट मीटर लगा दोगे। फिर आप बोलोगे कि ऐसा सा बना देंगे हम एक, फिर हम क्या करेंगे, जो बैटरी है वो उसका वो बढ़ाएंगे, वोल्टेज जो है वो बढ़ाते जाएंगे। पहले 2 वोल्ट लगाएंगे तो हम देखेंगे कि मान लीजिए धारा का मान इतना इतना है। फिर हम 4 वोल्ट बैटरी लगाएंगे तो हम देखेंगे कि धारा का मान बढ़ जाता है। फिर हम 6 वोल्ट लगाएंगे तो हम देखेंगे धारा का मान और बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ता है वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि V जो है वो I के अनुक्रमानुपाती है, तो V बराबर IR हो जाएगा। तो ये हो गया सत्यापन। बस ऐसे ही, ज्यादा कुछ उलझने वाली बात नहीं। फिर इसके बाद एक चीज और मैं कहूं, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन के लिए 2 सूत्र है हमारे पास में, श्रेणी क्रम का, और कौन सा है दूसरा, बोलो। दूसरा है हमारे पास में, एक तो है श्रेणी क्रम वाला, R सीरीज R1 प्लस R2 आ जाता है, और भी अगर आगे है तो, और सेम यहाँ पर है हमारे पास में R पैरेलल के लिए 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R। आप समझ गए होंगे। ये बहुत अच्छे से तैयार करके जाना, सीधा बड़ा क्वेश्चन आता है, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। छोटा आया तो भी पक्के नंबर, अगर कोई सूत्र के लिए अंकित प्रश्न आ गया तो भी आपके नंबर पक्के, और सीधा बड़े में सत्यापन करने को बोल दिया, पूरा ये सूत्र निकालने को, सूत्र की व्युत्पत्ति करने को बोल दिया तो भी आपके नंबर पक्के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। अगर किसी ने और कुछ नहीं पढ़ा है तो ये तो जरूर पढ़ के जाए ही जाए। अब यहाँ ध्यान दो, ध्यान क्या देना है कि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मान लीजिए 2 प्रतिरोध हैं R1 और R2, इनको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इनके लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र बताइए, निकाल के बताइए। 3 प्रतिरोध बोल देगा, R1 R2 R3 है, इनको अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनके लिए समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, उसकी व्युत्पत्ति कीजिए। तो ये पूछा जा सकता है। अब वो 3 प्रतिरोध बोले, 2 बोले, 4 बोले या n बोले, तो आपको उसके लिए भेजे से तैयार रहना है ना। 2 बोले तो 2 के लिए कर दो, 3 बोले तो 3 के लिए कर दो। तो ये चैप्टर हो गया यहाँ पर। इसके बाद है हमारे पास में 13वां चैप्टर, और जो कि है चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये आखिरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। उसके बाद तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो आप एक बार भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो इस चैप्टर में आपको 2 चीजें बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। पहली पढ़ के जानी है मोटर, मोटर का चित्र, मोटर का सिद्धांत क्या है, मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, और उसकी संरचना क्या है, और उसकी कार्यप्रणाली क्या है, किस तरह से वो कार्य करता है। और साथ ही साथ जो है दूसरा आपको पढ़ के जाना है यहाँ पर जनरेटर। तो जनरेटर में आप देखोगे कि उसका सिद्धांत क्या है, कार्यप्रणाली क्या है, और जो नियम क्या है। इन दोनों से ही नियम जुड़े हुए हैं। कौन से, जो हमने पढ़े थे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, या प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है, या जैसे इसमें और प्रश्न आ जाएगा हमारे पास में मोटर में कि चुंबक, विद्युत चुंबक क्या होता है ना, और सामान्य चुंबक और विद्युत चुंबक में क्या फर्क है, 2 लाइन में लिख करके बताना है। तो वो टॉपिक इसी में कवर हो जाएंगे, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। तो जनरेटर में आप और देखोगे कि देखो सिद्धांत पूछा जा सकता है, चित्र तो आना ही चाहिए, और कार्यप्रणाली हमें पता होनी ही चाहिए। फिर इसके बाद में एक जो छोटा प्रश्न के लिए एक जरूरी है, वो जैसे यहाँ पर मैंने बताया नहीं, फ्यूज, वो इन दोनों चैप्टर का जुड़ा हुआ ही है। फ्यूज के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। और यहाँ पर आपसे 2 टॉपिक हैं छोटे छोटे, हमने पढ़ा था ना, अति भारण, ओवरलोडिंग जिसको बोलते हैं, और शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उनसे भी प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। क्लियर है बात। इसके बाद बस मैं वो जो हमारा 14, 15, 16 चैप्टर है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि उनमें से बहुत बड़ा प्रश्न पूछा नहीं जाता है। हालांकि एक प्रश्न पूछा गया है जीव विज्ञान का, उसको बना करके ओजोन परत के बारे में, और ये शायद पिछले साल पूछा गया है ये प्रश्न। तो ओजोन परत के बारे में थोड़ा सा आप अगर पढ़ के जाएंगे तो बेहतर रहेगा कि उस क्यों हुआ था परत में छेद, और उसको भरने के लिए फिर क्या प्रयास किए गए सरकारों द्वारा पूरी दुनिया भर में। तो ऐसा थोड़ा बहुत आप पढ़ करके जाएं। तो ये तो रहा स्मार्ट स्ट्रेटेजी कि क्या पढ़ना है अंत समय में। ये आप गणित में भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। पिछले 2 सालों के पेपर उठाओ, 3-4 सालों के पेपर उठा लो, और उसमें से बड़े क्वेश्चंस देखो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ करके जाओ, क्योंकि संभावना होती है प्रश्न वापस पूछे जाने की भी, या थोड़ा सा घुमा करके उसको पूछे जाने की। अब आ रहे हैं अपन दूसरे भाग पे, और वो भाग क्या है हमारा कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें। देखो अब दूसरा भाग बस ये है, ध्यान समझना, हर पेपर में इसको लागू करना कि अच्छा उत्तर क्या है। मैं मान लो कॉपी चेक कर रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मेरे सामने 500 कॉपी पड़ी है या 200 कॉपी पड़ी है, जो मान लो। अब वो 200 कॉपी बोर्ड की कॉपी है, कोई मेरा रिश्तेदार तो लगता नहीं, किसी का नाम लिख करके तो आया नहीं, फोटो तो आई नहीं बच्चे के साथ में, ऊपर तो बस रोल नंबर लिखा हुआ है।
तो फिर उसको कैसे, मतलब मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन बहुत होशियार बच्चा है और कौन होशियार नहीं है, किसको ज़्यादा अंक देने हैं किसको कम देने हैं। तो उसके लिए टीचर के पहले जो सबसे पहला जो इम्प्रेशन पड़ता है ना, वो होती है साफ सफाई कॉपी की और अच्छी राइटिंग। अब साफ सफाई मतलब समझना कैसे, हमें साफ सुथरा लिखना है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, कुछ गलत हो जाता है ना, जैसे मान लो मैंने अच्छा ही गलत लिख दिया या मोटर गलत लिख दिया, तो उसको यूं 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 करके करके इतना इतना रगड़ेंगे ना उसके ऊपर पेन को कि वो सोचते हैं कि इसका तो आज पृथ्वी से अस्तित्व ही खत्म कर देंगे मोटर का, तो है ना। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी होती। व्हाइटनर काम में लेना नहीं है, वहाँ पे ध्यान रखना, साफ बना होता है। अच्छा कैसे काटें, तो किसी टॉपिक को आप कैसे काटोगे, मान लो जनरेटर आपने गलत लिख दिया बस, तो एक लाइन खत्म। वो ऐसे डिजाइन नहीं बनानी वहाँ पे, वो बहुत गंदा लगता है, भद्दा लगता है। एक लाइन में काटो, खत्म करो, आगे बढ़ जाओ। फिर उसके बाद क्या है, एक पॉइंट है कि देखो यार भाषा का सही इस्तेमाल करना है। जैसे बच्चे लिखते हैं कि ना, जो मोटर का मान लीजिए सिद्धांत लिखना है हमें, तो हम कह रहे हैं कि मोटर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, जो हमारी विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, या जो भी जैसे भी आगे हम सिद्धांत में जो बातें उसमें लिख रहे हैं। तो अब बच्चे क्या करेंगे, मोटर होती है ना, वो फिर चलती है, फिर उससे हवा भी आती है, और फिर वो जो होता है कि वो उसकी हो जाती है खत्म। मतलब आप क्या लिख रहे हो, उसका मतलब निकलना चाहिए। तो ये सेकंड पॉइंट है, ध्यान देना है कि जो लाइन हम लिख रहे हैं उसका कुछ मतलब होना चाहिए, भाषा का सही उपयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, तीसरा हमारे पास में पैराग्राफ बदलें और बिंदु बना करके लिखें। जैसे मान लो आप, अगर मैं हिंदी का या इंग्लिश का उदाहरण ले लेता हूँ, मान लो निबंध का उदाहरण ले लो या किसी पैराग्राफ का उदाहरण ले लो, या अगर मान लो विज्ञान में ही आप एक बड़े प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो, मानव पाचन तंत्र लिख रहे हो आप, तो अगर आपने यूं किया कि यहाँ से आपने, मान लो आपकी ये कॉपी है, मैं चलो यहाँ कॉपी बना देता हूँ, ये कॉपी है मान लो आपकी परीक्षा की, ठीक है। तो इसमें ऊपर तो ऐसे लाइन रहती है, उस पर तो लिखना नहीं होता अपने को। यहाँ साइड में भी लाइन होती है, टीचर नंबर देता है उसके लिए, वहाँ भी कुछ नहीं लिखना अपने को। यहाँ एक छोटी सी लाइन होती है, अब हो सकता है बाकी राज्यों में थोड़ी अलग आती हो, लेकिन जनरली ये आती है। तो इसमें हमें उत्तर की या जो प्रश्न की संख्या लिखनी होती है। जैसे मान लो हम 20वें का उत्तर कर रहे हैं, तो इसमें हमें यहाँ पर निबंध लिखना है, तो 20 लिख दो बस पहले तो, और चाहिए तो इसको अंडरलाइन कर दो ताकि टीचर का ध्यान जाए कि यहाँ पे प्रश्न चेंज हो गया। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने निबंध लिखना शुरू किया, तो यहाँ पे हेडिंग डाली, यहाँ मानव पाचन तंत्र डाला। फिर मान लो यहाँ पे इतने से में चित्र बना दिया हमने, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से लिखना चालू किया और यहाँ खत्म किया। ऐसा नहीं करना, यहाँ से लिखा, पैराग्राफ चेंज, फिर जैसे बात चेंज हुई तो यहाँ से नया लिख दो। पैराग्राफ चेंज कैसे करते हैं, यहाँ से लिखते हैं, फिर मतलब यूं यूं लिखेंगे यहाँ से, फिर यहाँ तक आएंगे, यहाँ से लिखा, यहाँ से, और यहाँ से लिखते 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 यहाँ मान लो खत्म किया, फिर यहाँ से चालू किया, फिर ऐसे लिखा 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 लिखा, फिर मान लो यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर दिया। और यहाँ फिर आप क्या करोगे, बिंदु बना बना के लिखोगे, पॉइंट्स बना बना के लिखोगे, जैसे मैंने नोट्स में आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में, सुलेख लिखने का प्रयास करो। देखो यार थोड़ा सा आप ना अच्छा लिखा करो। हम क्या करते हैं, पहला दूसरा प्रश्न में तो इतना सुंदर लिखने की कोशिश करते हैं कि बस आप हो और कॉपी है और उत्तर है और टीचर है बस, लेकिन फिर के बाद के तो हम ऐसे लिखते हैं कि उसका कारण क्या है कि हम ना लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। हम पूरा पेपर कभी 1-2 दिन बैठ के, पहले एक हफ्ता भर पहले बैठ के पेपर लेके पिछले साल का पूरा लिख के देखते हैं क्या कभी, और देखते हैं क्या कि हमें कितना टाइम लगा। तो फिर वहां पर हमारे लिए टाइम कम पड़ जाता है। कम उनके लिए पड़ता है जिनको बहुत कुछ आता है ना, जो पढ़ के ही नहीं जाते, जिनको लाने ही 30 नंबर होते हैं 80 में से, तो उनके लिए तो बहुत समय होता है इधर देखने का उधर देखने का, तो चलता है। फिर मुख्य बिंदुओं को और बातों को जो है रेखांकित करो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लो मैंने लिखा कि ना जनरेटर, जब मैं लिख रहा हूं तो मान लो वहां पे एक शब्द आया दिक् परिवर्तक, मोटर में आया, चलो मान लो, तो दिक् परिवर्तक मैं चाहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट शब्द है, टीचर का ध्यान जाए इधर, तो क्या करो, उसको नीचे से अंडरलाइन कर दो, तो टीचर को पता चल जाएगा कि ये जरूरी बात है, इस पर ध्यान देना है, तो टीचर वो देखेगा और बाकी चीजें नहीं पढ़ता, फिर वो टिक करके आगे चले जाते हैं। उनको पता है कि हाँ इसको पता है बच्चे को, है ना। अब जैसे टीचर भी, इतनी सारी कॉपियां हैं तो एक एक लाइन एक एक शब्द तो एक एक बच्चे का पढ़ नहीं सकता, और टीचर का तो इतना एक्सपीरियंस हो जाता है ना कि पेन वही लाल पेन जाके रुकता है जहां गलती होती है। तो आप कितने भी एक्सपर्ट बन जाओ, लेकिन टीचर आपसे ज्यादा ही एक्सपर्ट रहेंगे, पहली बात तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अंडरलाइन करो, जहां जरूरी शब्द है उसको अंडरलाइन कर दो। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में, अनावश्यक नहीं लिखना। अनावश्यक क्या नहीं लिखना, विज्ञान गणित जैसे विषय में तो कतई नहीं लिखना। जैसे आपसे पूछ लिया, मान लो कि ना लिवर से कौन सा जो है हमारे पास में, मान लो लिवर से, या चलो किसी और से बोल दो कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, ऐसा मान लो प्रश्न पूछा गया है आपसे, या आपसे बोल दिया कि वृषण जो है उसका क्या कार्य होता है,
या वृषण से निकलने वाले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य लिखिए। तो आप ये नहीं लिखोगे कि वृषण से निकलने वाले टेस्टोस्टेरोन का कार्य निम्न प्रकार से है, फिर आप वहां पे पॉइंट पॉइंट बना रहे हो। तो पहली लाइन के आपको कभी भी अंक नहीं मिलेंगे, यहाँ परीक्षा हो रही है, नोट्स नहीं बनाने आपको वहां जाकर के। तो आपको सीधा क्या लिखना है, जैसे मान लो वृषण से निकलने वाले टेस्टोस्टेरोन के कार्य बताइए, तो आपको उस प्रश्न का नंबर लिखना है यहाँ पे मान लो 20वां, और यहाँ पे पहला कार्य, दूसरा कार्य, तीसरा कार्य, चौथा कार्य, ऐसे लिस्ट बना देनी है बस। वहां पे कोई सफाई नहीं देनी कि ये वृषण से निकलने वाले टेस्टोस्टेरोन का कार्य है, नहीं, ये ध्यान रखो। उत्तर खत्म होने पर लाइन खींचनी है आपको। कोई भी आंसर खत्म हो जाए तो डबल लाइन एक पेंसिल से स्केल से आप खींच दें वहां पे, अगर समय हो तो, है ना। पहले अंक लाने, मान लो पहले पूरे उत्तर कर देने एक एक एक, कोई भी उत्तर खत्म हो तो कम से कम 2 लाइन छोड़ देना, फिर नया उत्तर चालू करना। और अंत में जब सारे उत्तर हो जाएं और आपका टाइम बच रहा है 5-7 मिनट, तो पेंसिल स्केल लेकर के पूरे पेपर में लाइनें खींच देना प्रश्न खत्म होते ही। उससे क्या होगा, टीचर को एक तो साफ काम मिलेगा, दूसरा काफी बार क्या होता है टीचर्स मतलब जल्दी जल्दी में क्या होता है 2 प्रश्न चेक हो जाते हैं लेकिन अंक एक में ही आते हैं, क्योंकि दोनों घुसा घुसा के लिखे होते हैं बच्चे ने। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, नहीं तो फालतू नंबर कट जाएंगे आपके। फिर उसके अलावा क्या है हमारे पास में, आवश्यकता होने पर चित्र बनाएं, फ्लो चार्ट का उपयोग करें। हर जगह चित्र घुसाने की कोशिश ना करें। देखिए अगर चित्र के बारे में पूछा गया है या बहुत ज्यादा जरूरत है तो ही चित्र बनाएं। चित्र बनाएं तो चित्र के नीचे जरूर लिखें कि किस चीज का चित्र बनाया आपने, ठीक है। और चित्र बहुत सड़ा सुगला भद्दा ना बनाए, पेन से कतई ना बनाए, क्योंकि चित्र गलत होती है आपको काटना पड़ेगा सब कुछ। तो चित्र हमेशा पेंसिल से बनाए। तो पूरी ज्योमेट्री जो है अपने को लेकर के जानी है, स्केल ले जानी है, चांदा ले जाना है, प्रकार ले जाना है, पेंसिल ले जाना है, रबड़, शार्पनर, पेन 2-3 लेकर के जाने अच्छे चलने वाले। तो ये पूरी बात अपने को ध्यान रखनी है। और फिर उसके बाद क्या है, इसके अलावा ये तो मैंने आपको बातें बताई क्या क्या करें, एक आध बात और जोड़ लो इसमें। एक पेन अच्छा लेकर के जाए, 2-2 रुपए वाले पेन से काम ना करें, उनसे हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आती है। वो खैर अंत समय पर पेन चेंज भी ना करें, जिससे आपकी आदत हो आप उसी से काम करें। बॉल पेन से आपको काम करने के लिए वो दिए जाते हैं इंस्ट्रक्शंस उस पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका में, तो बॉल पेन का अच्छे का प्रयोग करें आप। उसके अलावा जो है ईमानदारी से थोड़ा काम करें, इधर उधर झांकने की बजाय आप जो पढ़ करके जा रहे हैं उसी में अपना 100% दीजिए, ठीक है। 2 नंबर का अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको आप अपने 80 में से 78 नंबर लाइए। आप इधर उधर मत झांकिए कि मेरे 2 नंबर मिल जाए मेरे को कहीं से, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अलावा 2 बातें मैं आपको ऐसी बता रहा हूँ, ये हैं कि है ना कि ये जो क्या ना करें या क्या करें, मतलब एक छोटी सी चीज़ मिक्स है ये वाली भी। एक तो चीज़ आपको करनी है कि अगर समय बच जाए 10 मिनट लास्ट में, 15 मिनट पेपर होने के बाद सभी में, तो अपने सारे उत्तर पढ़ देने। और उससे भी पहले क्या करना है, सबसे पहले सभी उत्तर और जो पेपर है उसमें से प्रश्न के नंबर से जांच लो। भाई पहला प्रश्न ये है, पहले का उत्तर मैंने पहला लिखा है और उत्तर यही लिखा है, हाँ सही है। दूसरा प्रश्न ये है, दूसरे का उत्तर मैंने यही लिखा है, हाँ सही बात है। तो मतलब नंबर मिला लेने, क्योंकि ऐसा ना हुआ हो कि आपने लिखा तो उत्तर हो 20वें का लेकिन वो 21वें में लिख दिया हो, तो आपका 21वें में भी नंबर नहीं मिलेगा, 20वें में भी नंबर नहीं मिलेगा। और काफी बार टॉपर्स के साथ भी ये चोट हो जाती है कि वो बहुत अच्छा सारा करके तो आते, कहीं ऐसे नंबरों में गड़बड़ कर देते तो फिर नंबर नहीं आते फिर उनके, ये बात। और अगर और समय है तो आपको क्या करना है, प्रत्येक उत्तर अपना ध्यान से पढ़ना है। और काफी शब्द 2-2 बार लिख देते हैं हम लोग, काफी शब्द नहीं लिखते, जैसे, क्या, अति, निम्न, नहीं, ये भूल जाते हैं हम बीच बीच में लिखना, क्योंकि जल्दी जल्दी में लिख रहे होते हैं, तो उनको आप फिर से लिख दें। ये बातें आपको पेपर के अंत तक करनी है। तो अपनी पढ़ाई करें बहुत मन लगा करके। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद आप सबको, ठीक है। अपना रिजल्ट आप सब हमसे शेयर करेंगे बहुत गर्व के साथ में, और हम आपसे जुड़े रहेंगे। आप भले कोई सा भी विषय 10वीं के बाद ले रहे हो, आर्ट्स ले रहे हो, विज्ञान ले रहे हो या कॉमर्स ले रहे हो, अभी जाइए, अभी सब जने पढ़ाई कीजिए। ये जो PDF है ये वाली आपको एप्लीकेशन पर फ्री मिल जाएगी, आप जाकर के वहाँ पर पढ़ सकते हैं। जो मुख्य टॉपिक है हर एक चैप्टर के, जो मुझे लग रहे हैं मुख्य हैं, मैं कम से कम उनको वहाँ पर आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।